वेलकम बैक एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया एग्जांपल नंबर 20। आज देखेंगे हम नया पॉइंट जो कि है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो ये देखा गया है कि लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। तो शुरुआत में इंसिडेंट रे ऐसे आया है मीडियम वन में, फिर बाउंड्री से टकराया, फिर जब मीडियम टू में गया तो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन थी वही कंटिन्यू नहीं हुई, किसी अलग डायरेक्शन में ये रे चला गया। तो इसी प्रोसेस को बोला गया है रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका पाथ, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी या फिर चेंज होती है। ये जो हमने ऑब्जर्व किया है इसी को हमने नाम दिया है रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो सपोज कि ये है बाउंड्री या फिर इंटरफेस बिटवीन द टू मीडिया। ये है मीडियम नंबर वन, ये है मीडियम नंबर टू, और इस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई है। तो इस पॉइंट पे हम बनाएंगे एक नॉर्मल। ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है जो सेकेंड मीडियम में गया ना उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अभी देखो हम रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पढ़ रहे। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो इंसिडेंट रे होता है वो बाउंड्री को हिट करता है और वापस उसी मीडियम में चला जाता है, पहले ही मीडियम में चला जाता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो अभी हम रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पढ़ रहे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन, मतलब रे सेकेंड मीडियम में जा रहा है। लेकिन जब रे सेकेंड मीडियम में जा रहा है तो उसका बेंडिंग हो रहा है टूवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर सेकेंड मीडियम ज्यादा डेंस है तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि रे ऑफ लाइट जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है। और अगर सेकेंड मीडियम रेयरर है कंपेयर्ड विद द फर्स्ट मीडियम तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि रे ऑफ लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। तो अभी जो केस दिखाई गई है डायग्राम में, यहाँ पे क्या है? ये जो रे ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए था, ये जो इंसिडेंट रे ऐसे आगे जाना चाहिए था, ये वैसे आगे नहीं गया। इनिशियल डायरेक्शन कंटिन्यू नहीं हुई। तो सेकेंड मीडियम में डायरेक्शन कुछ अलग है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्टेड, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसका बेंडिंग हो चुका है टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि सेकेंड मीडियम डेंसर है। अगर ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे चला जाता, ऐसे चला जाता, तो हम बोलेंगे कि इसका जो बेंडिंग है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ। अभी बेंडिंग कैसे हुआ है? टूवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ, मतलब टूवर्ड्स नॉर्मल, एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये। तो ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सेकेंड मीडियम डेंसर है या फर्स्ट मीडियम डेंसर है। ठीक है। तो जब भी सेकेंड मीडियम डेंसर होगा तो इस इंसिडेंट रे का जो बेंडिंग है वो टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, और जब सेकेंड मीडियम रेयरर होगा तो इस इंसिडेंट रे का बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने किया गया, इंसिडेंट रे ने जो एंगल किया है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल किया है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का यूज करके हमने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की, उसको बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कैसे लिखा जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जो विथ रिस्पेक्ट टू होता है वो पीछे लिखना है, इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसे हमने डिफाइन किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हम डिफाइन कर सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर ऐसे, या फिर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट जो है इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम।
ये जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, ये होगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर। ये होगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम लिया जाता है तो ये जीरो लिखने की जरूरत है नहीं। ये जो हमने नॉट लिखा है ये नॉट लिखने की जरूरत है नहीं। आप सिंपली क्या लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला गया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो दोनों है ना, म्यू 2 या फिर म्यू 1, इनको बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो है इसको बोला गया है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाएगा, तो वो ऐसे निकाला जाएगा, यहां पे आपको फॉर्मूला दिया गया है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, तो वो सेकेंड मीडियम हो या फर्स्ट मीडियम हो, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट वाला। रिलेटिव वाला कैसे निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कैसे निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब हमने ये ऑब्जर्व किया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये सबसे ज्यादा होता है, और किसी भी और मीडियम में एक्सेप्ट वैक्यूम, किसी भी और मीडियम में जो स्पीड होता है ये वैक्यूम से कम ही होता है। ये वैक्यूम से कम ही होता है, मतलब ये जो डिनोमिनेटर होगा ये हमेशा लेस देन सी होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिए सिंबल यूज करते हैं हम सी, और उस सी की वैल्यू सबको पता होगी कितनी है, टी इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। किसी और मीडियम में लाइट का जो स्पीड होगा वो लेस देन सी होगा, तो ये जो रेशो होगा ये हमेशा मोर देन 1 होगा। तो ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हमेशा मोर देन 1। तो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मोर देन 1। तो इस हिसाब से अगर वैक्यूम का ही आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मीडियम ही वैक्यूम है तो दोनों जगह पे आप वैक्यूम वैक्यूम लिखोगे, सी अपॉन सी लिखोगे तो आंसर आ जाएगा 1। मतलब वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो वो हमेशा 1 होता है, और किसी भी और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये जीरो लिखा तो भी चलेगा नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये हमेशा क्या होगा, मोर देन 1। कैसे डिफाइन किया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और ये रेशो हमेशा मोर देन 1 ही होगा। ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ये कैसे डिफाइन किया गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। अब ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड है इसको कैसे लिखा जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, सी अपॉन V2। एंड म्यू 1 के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, सी अपॉन म्यू 1। ठीक है। तो यहाँ पे इमीडिएटली ये सारे चेंजेस कर देते हैं, रुको। म्यू 2 क्या होगा, सी अपॉन V2। सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और म्यू 1 क्या होगा, सी अपॉन V1। सी अपॉन V1। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा V1/V2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1, और यहाँ पे आ जाएगा V2। और आगे अगर हम
स्पीड को फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ अगर लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा λ1 और नीचे आ जाएगा λ2। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फर्स्ट कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन द फर्स्ट मीडियम। सी सी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा v1/v2। फिर हम स्पीड को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फिर इस स्पीड को भी हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब ध्यान से देखो, मैंने फ्रीक्वेंसी को f1 और f2 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड चेंज होगा, वेवलेंथ भी चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। ये जो स्पीड एंड वेवलेंथ है इसका डिसीजन मीडियम लेगा, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स दैट प्रोड्यूसेस द लाइट। तो अगर रेड कलर है तो सेकेंड मीडियम में वो रेड ही रहेगा। तो रेड कलर अगर इंसिडेंट है तो रिफ्रैक्टेड कलर भी रेड ही होगा। मीडियम चेंज होगा तो कलर चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? स्पीड चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब उसका जो कलर है, ब्लू है तो ब्लू लाइट ही रहेगी, रेड है तो रेड ही रहेगी। ठीक है। अगर सपोज पहला मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम है वाटर, तो रेड कलर जब एयर से वाटर में जाएगा तो वाटर में जाने के बाद रेड कलर रेड ही रहेगा। तो इन शॉर्ट एक कंक्लूजन हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ये जो कलर होता है, कलर, ये जो कलर होता है, ये कलर कौन डिसाइड करता है? कलर इज डिसाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी। as long as the frequency remains the same, the color of the light remains the same. ओके। तो स्पीड को लिखा जा सकता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, स्पीड को लिखा जा सकता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा वेवलेंथ का रेशियो। आप सिर्फ दो चीजें याद रखो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन किया गया है, स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम। एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन किया गया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बोलोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। और अगर उल्टा लिखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऐसे लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C अपॉन V1 और यहाँ पे आएगा C अपॉन V2, तो ये रेशियो बन जाएगा V2 अपॉन V1। और फिर अगर हम स्पीड को रिप्लेस करेंगे ना फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ से, यहाँ पे आ जाएगा λ2 अपॉन λ1। ठीक है। तो ये पॉइंट है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। चलो अब देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्रैक्शन थ्रू द मल्टीपल स्लैब्स और मल्टीपल मीडिया। जब रिफ्रैक्शन मल्टीपल स्लैब से होगा तो एंगल्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन आएगा? सपोज कि ये है मीडियम नंबर 1, ये है मीडियम नंबर 2, ये है मीडियम नंबर 3 और ये है मीडियम नंबर 4। मीडियम नंबर 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, 2 का μ2, 3 का μ3 एंड 4 का μ4। अब ये है आपका इंसिडेंट रे। ठीक है। और ये है आपकी नॉर्मल बिटवीन मीडियम 1 एंड 2। ठीक है। और ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है θ2 आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कैसे लिखा जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? θ1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? θ2।
अब इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। तो और थोड़ा ठीक से इसको अगर लिखेंगे, साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू ऐसे आएगा। अब अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू टू साइन थीटा टू। ओके, तो ये है एंगल मेड बाय रे विद द नॉर्मल इन द मीडियम वन, एंड ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। ये है एंगल मेड बाय नॉर्मल विद द रिफ्रैक्टेड रे, या फिर लाइट बोलो, लाइट ने सेकेंड मीडियम में कितना एंगल किया है नॉर्मल के साथ, इनटू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको बोलो इक्वेशन नंबर वन। अब चलते हैं मीडियम नंबर टू एंड थ्री के बाउंड्री पे। यहाँ पे ये नॉर्मल दिख रही है। अब ये थीटा टू जो है ये काम करेगा एज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो थीटा थ्री है ना ये काम करेगा एज अ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप देख सकते हो ये दोनों नॉर्मल्स एक दूसरे को पैरेलल है, ये थीटा टू और ये भी थीटा टू ही होना चाहिए ना, ये दोनों एंगल सेम ही होने चाहिए। तो अब ये थीटा टू एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड थीटा थ्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब क्या कर सकते हैं हम? अब हम ऐसे कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई बनेगा साइन थीटा टू एंड साइन आर बनेगा साइन थीटा थ्री। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, म्यू टू साइन थीटा टू इज इक्वल टू क्या बनेगा? म्यू थ्री साइन थीटा थ्री। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। क्या बन रहा है सेकेंड इक्वेशन? म्यू टू साइन थीटा टू इज इक्वल टू म्यू वन नहीं सॉरी म्यू थ्री साइन थीटा थ्री। ये सेकेंड इक्वेशन। कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो? म्यू वन साइन थीटा वन किसके इक्वल है? म्यू टू साइन थीटा टू के। म्यू टू साइन थीटा टू किसके इक्वल है? म्यू थ्री साइन थीटा थ्री के। तो म्यू थ्री साइन थीटा थ्री किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा म्यू फोर साइन थीटा फोर की। ओके, तो इन शॉर्ट ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो ये जो ए होगा ये डी के समान होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हो म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू इक्वल टू म्यू थ्री साइन थीटा थ्री इक्वल टू म्यू फोर साइन थीटा फोर। तो जब भी कभी आप रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्लैब सॉल्व करोगे तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो सारे स्लैब्स है वो एक दूसरे को ऐसे पैरेलल है। ठीक है, ये जो इंटरफेस है ना ये सारे इंटरफेसेस एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, एग्जाम्पल है। चलो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्या दिया है एग्जाम्पल में देखते हैं। A ray is incident at an angle of 45 degree. A ray is incident at an angle of 45 degree in a medium of refractive index mu 1 equal to, ओके तो फर्स्ट मीडियम में एंगल कितना है? 45 डिग्री। एंड फर्स्ट मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? म्यू टू है। फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, मतलब इमर्जेंस मतलब पहले मीडियम से वो दूसरे मीडियम में चला गया, तो दूसरे मीडियम में उसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल किया है, तो थीटा टू पूछा गया है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि सपोज ये अपना मीडियम वन है, ये अपना मीडियम टू है, ये पॉइंट इस पॉइंट पे रे इंसिडेंट है, ये अपनी नॉर्मल है। तो फर्स्ट मीडियम में उसने कितना एंगल किया था? थीटा वन, ये अपनी नॉर्मल है एन। और जब वो बाहर निकला सेकेंड मीडियम में, वो जब बाहर निकला तो उसका एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है। अब सेकेंड मीडियम तो दिया नहीं है, बताया नहीं है कौन सा मीडियम है, तो हम ये मान के चलेंगे कि सेकेंड मीडियम जो है वो है एयर। सेकेंड मीडियम कौन सा है? एयर। और फर्स्ट मीडियम कोई तो होगा, उसको हम सिर्फ मीडियम ही बोलेंगे। ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? वन होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? वन होता है। और इस म्यू टू की वैल्यू हमने वन ली है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? रूट टू दिया है।
तो √2 तो 1 से ज्यादा है, तो फर्स्ट मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है सेकेंड मीडियम से, मतलब एयर से। इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है। तो रे जब इमर्ज होगा एयर में बाहर आएगा, ये होगा अपना मीडियम ऐसे, ये पूरा मीडियम होगा। इस मीडियम में आपकी लाइट है और इस मीडियम से लाइट बाहर आएगी। जब बाहर आएगी तो जो सेकेंड मीडियम है, जिस मीडियम में लाइट आ रही है, वो कंपैरेटिवली रेयर है। तो लाइट का बेंडिंग कैसे होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो लाइट ऐसे आगे कंटिन्यू नहीं करेगी, थोड़ा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी ऐसे। तो ये होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस थीटा 2। और रूल सबको पता है, क्या लिखना होता है? μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। μ1 कितना है? √2। sin θ1 मतलब कितना आएगा? sin 45 इज इक्वल टू μ2 कौन है? एयर है, इंटू sin θ2। θ2 हमें निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, sin 45 कितना होता है? sin 45 होगा आपका 1/√2। कितना होगा sin 45 आपका? 1/√2। और यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर? 1 इंटू sin θ2। तो ये √2 के साथ √2 कैंसिल हो जाएगा। और sin of θ2 सेकेंड मीडियम में, मतलब एयर में, कितना एंगल आएगा? तो एयर में एंगल आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, तो θ2 बन जाएगा आपका 90 डिग्री। अब इन लोगों ने जो आंसर दिया है, ये आंसर दिया है 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री कब आ सकता है? क्या हमने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट किया है? वो भी देखना पड़ेगा। 30 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू आनी चाहिए थी 1/2, हमारी तो 1 आ रही है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, शायद हमने कुछ पढ़ने में गलती की होगी। क्या गलती की है एक बार देखते हैं। A ray is incident at an angle 45 degree in a medium of refractive index μ1 equal to √2. Find the angle of emergence. तो शायद ये चीज ऐसे हो, शायद ये जो लिखा है इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और बोलेंगे कि ऑन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इक्वल टू √2। तो ये जो है, ये μ1 लेंगे और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे हम √2। और लाइट इस पे इंसिडेंट हुई है, लाइट जो है वो इस मीडियम पे इंसिडेंट हुई है एट एन एंगल इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे हमने क्या लिया था? लाइट जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इक्वल टू √2 लिया था। अब हम क्या ले रहे हैं? लाइट जिस मीडियम पे इंसिडेंट हुई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कितना ले रहे हैं? √2 ले रहे हैं। तो ये जो एंगल है, ये है आपका 45 डिग्री। और इसके बाद सपोज कि ये जो है, इसको हम एयर मान लेंगे। तो एयर से इस मीडियम पे लाइट इंसिडेंट हुई, तो इस मीडियम में जो लाइट जाएगी वो कितना एंगल बनाएगी? अब ये तो रेयरर मीडियम है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और ये डेंसर मीडियम है मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो लाइट का बेंडिंग होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अब हमें ये एंगल पूछा गया है, ठीक है? तो इसको बोलेंगे हम थीटा। तो क्या करेंगे बोलो? μ1 sin θ1, μ1 कितना है? या फिर μ2 sin θ2, ऐसे बोलो μ2 sin θ2 मतलब 1 इंटू sin 45 इज इक्वल टू √2 इंटू sin θ, √2 इंटू sin θ। अब ये देखो क्या होगा, ये sin 45 होगा 1/√2, और ये √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 1/2 इज इक्वल टू क्या है? sin θ। अब जाके आंसर बनेगा आपका थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। थोड़ा क्वेश्चन को हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा, और उन लोगों को भी क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज सही से देनी चाहिए थी,
उन लोगों ने भी लैंग्वेज थोड़ी सही से देनी चाहिए थी। रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन इक्वल टू रूट, ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने सॉल्व करके दिखाया है। ऑफ कोर्स वो जो लैंग्वेज दी है उस पर डिपेंडेंट है कि उसको इंटरप्रिट कैसे करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस एंड अपेरेंट शिफ्टिंग। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस एंड अपेरेंट शिफ्टिंग होता क्या है देखो, जब हम सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मीडियम है वाटर, और इस वाटर में हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस वाटर में हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, और ये वाटर का सरफेस है, और इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं कहाँ से, ये मीडियम कौन सा है, एयर। जब हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे एयर से, इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे एयर से, तो एक्चुअल डेप्थ, कितने डेप्थ पे ये ऑब्जेक्ट रखा रखा गया है उसको हम बोलेंगे एच रियल। लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर एपियर होगा, इसकी रियल पोजीशन ये नहीं है, इसकी रियल पोजीशन है ये, लेकिन ये दिखेगा यहाँ पे। मतलब इसकी जो रियल डेप्थ है उसको हमने बोला है एच रियल, लेकिन ये एपियर कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एपियर हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे एपियर हो रहा है, तो इसकी जो डेप्थ है सरफेस से, ये ऊपर वाला मीडियम एयर है, नीचे वाला वाटर है। तो किसी भी डेंसर ऑब्जेक्ट में रखा हुआ, सॉरी, किसी भी डेंसर मीडियम में रखा हुआ ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम से जब ऑब्जर्व किया जाएगा, तो वो थोड़ा सा ऊपर, ऊपर इन द सेंस थोड़ा सा क्लोजर टू द सरफेस ऑब्जर्व होगा, क्लोजर टू द बाउंड्री, क्लोजर टू द इंटरफेस ऑब्जर्व होगा। मतलब उसकी रियल डेप्थ ज्यादा होगी। ये जो एच रियल है इसको हम बोलेंगे रियल डेप्थ, एंड ये जो है इसको हम बोलेंगे एपेरेंट डेप्थ। तो ये इसकी पोजीशन कितने अमाउंट से शिफ्ट हुई, तो इस शिफ्ट को बोलेंगे हम डेल्टा एच। अब ऐसे क्यों हो रहा है, तो काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाले कोई भी दो रेज लेते हैं। तो पहला रे तो ऐसे जा रहा है, तो कितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल के साथ इस इंसिडेंट रे ने कितना एंगल किया है, 0। तो रिफ्रैक्टेड रे भी कितना एंगल करेगा, 0। ना बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, ना बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो ये जो इंसिडेंट रे है ये रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसे चला जाएगा। दूसरा इंसिडेंट रे ऐसे लेंगे, तो ये जो इंसिडेंट रे है जब यहाँ पे टकराएगा, और ये जो नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंट रे ऐसे आगे नहीं चला जाएगा, इसका बेंडिंग होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये ऐसे चला जाएगा। ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों हुआ, क्योंकि इनिशियल मीडियम डेंसर था, सेकेंड मीडियम रेयर है। जब डेंसर टू रेयर जाओगे तो बेंडिंग होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे चला गया, तो ये इंसिडेंट रे था, और ये आपका है रिफ्रैक्टेड रे। तो ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे आगे जाके तो कहीं इंटरसेक्ट होंगे नहीं। मतलब इसमें से दोनों मतलब इन दोनों को पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको पीछे एक्सटेंड करो, और ये जो रिफ्रैक्टेड है, इस रिफ्रैक्टेड रे है इसको भी पीछे एक्सटेंड करो। तो यहाँ पे उनका इंटरसेक्शन मिलेगा। क्या रियली ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, नहीं। मतलब ये एक वर्चुअल इमेज बनेगी, रियल इमेज नहीं होगी, ये एक वर्चुअल इमेज होगी। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ पे था, लेकिन उसको जब हमने एयर से देखा, हवा से देखा, पानी में जो आप ऑब्जेक्ट रखा था उसको जब हमने हवा से देखा, तो वो यहाँ पे अपियर होना शुरू हुआ। मतलब उसकी ये है अपेरेंट पोजीशन। इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज जो होता है उसको हमने इमेज नाम दिया है। इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज जो होता है उसको हमने ऑब्जेक्ट बोला है। तो हमें जो इमेज दिखेगी वो यहाँ पे दिखेगी। एक्चुअल ऑब्जेक्ट की डेप्थ इतनी है, लेकिन ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है इतने डेप्थ पे, तो इसको हम बोलेंगे रियल डेप्थ, इसको बोलेंगे अपेरेंट डेप्थ। तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितने अमाउंट से शिफ्ट हुई उसको बोलेंगे हम डेल्टा एच। अब यहाँ पे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, तो इस
रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का रिलेशन निकाल पाएंगे। तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम फ्रॉम विच इट इज व्यूड। तो यहां पे मैंने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आई। ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड जब जहां पे मैंने आई लिखा है मतलब वो आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, जिस मीडियम से हम उसको देख रहे हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज व्यूड, जिस मीडियम से हम उसको देख रहे हैं। तो एच अपेरेंट, ये जो अपेरेंट डेप्थ होगी इसका फॉर्मूला क्या है, एच रियल डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ऑफ द आई। ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा था हमने, वाटर। यहाँ पे आगे हम ऐसे लिख सकते हैं जो भी रियल डेप्थ होगी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज व्यूड, किस मीडियम से ऑब्जेक्ट को देखा गया है, एयर। तो यहाँ पे लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है। तो सपोज कि रियल डेप्थ है 30 सेंटीमीटर। रियल डेप्थ कितनी है, 30 सेंटीमीटर। कोई कॉइन है जो वाटर के बॉटम पे रखा हुआ है और उस कॉइन की जो डेप्थ है वाटर लेवल से वो 30 सेंटीमीटर है। तो कॉइन की अपेरेंट पोजीशन क्या होगी, अपेरेंट हाइट या फिर अपेरेंट डेप्थ क्या होगी, कैसे निकालेंगे, एच अपेरेंट, एच रियल मतलब 30 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर यहाँ पे निकालें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 डिवाइडेड बाय एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 ही ले लेंगे, ऑलमोस्ट इट इज अ वैक्यूम। तो ये आ जाएगा 1.5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 डिवाइडेड बाय 1.5। 1.5 को लिख सकते हो 3/2। तो कैलकुलेट करोगे तो 30/3 हो जाएगा 10, इंटू 2 हो जाएगा 20। तो एक्चुअल डेप्थ थी 30 लेकिन डेप्थ एपियर कितनी हुई, 20। मतलब ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हुआ, 10। 10 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हुआ। तो ऐसे अपेरेंट डेप्थ के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। सिंपल फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आई। ऑब्जेक्ट मीडियम, आई मीडियम। तो ये हो गई केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, डेंसर मीडियम में रखा था। और कहां से व्यू किया गया था, रेरर मीडियम से व्यू किया गया था। देखा कहां से गया था, रेरर मीडियम से। और ऑब्जेक्ट रखा कहां पे गया था, डेंसर मीडियम में रखा गया था। ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आई मतलब ऑब्जेक्ट तो डेंसर मीडियम में है और आई रेरर मीडियम में है, तो ऑब्वियसली ये चीज मोर देन 1 आएगी। ये मोर देन 1 आ गई तो डिनोमिनेटर मोर देन 1 हो जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा अपेरेंट डेप्थ ये रियल डेप्थ से कम आएगी। ये जो अपेरेंट डेप्थ है वो रियल डेप्थ से कम आएगी। ठीक है। अब शिफ्ट कैसे निकालेंगे हम, ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ पे था लेकिन दिखाई यहाँ पे दे दिया। तो हम ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। तो आगे जाके ये फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो। कैसे, इस अपेरेंट डेप्थ को रिप्लेस करो। कैसे रिप्लेस करोगे इस अपेरेंट डेप्थ को, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम फ्रॉम विच इट इज व्यूड। तो एच रियल कॉमन आ जाएगा। तो 1 - 1/μ, 1 - 1/μ तो फॉर्मूला बनेगा एच रियल इन द ब्रैकेट। ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ इन दोनों का रिलेशन याद रखो, उतना काफी है। बाकी आप शिफ्ट कितनी हुई हो तो खुद भी निकाल सकते हो। ये हो गई आपकी केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या किया था,
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम एंड इट इज व्यूड फ्रॉम रेयर मीडियम। अब उल्टा करेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे एयर में और देखेंगे उसको वाटर से, मतलब डेंसर मीडियम से देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलो, केस नंबर 2 के लिए। अब देखो केस नंबर 2। देखो फॉर्मूला तो अभी भी वही है ना, फॉर्मूला में कुछ कोई चेंज नहीं है। इसी फॉर्मूला की केस नंबर 2 हम देख रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द रेयर मीडियम एंड इट इज व्यूड फ्रॉम द डेंसर मीडियम। तो ये है ऑब्जेक्ट, ये है आपका रेयर मीडियम, फॉर एग्जांपल एयर, और ये है आपका डेंसर मीडियम, फॉर एग्जांपल वाटर। अब देखा कहां से जा रहा है, वाटर से देखा जा रहा है, मतलब डेंसर मीडियम से ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है। ओके, मैंने गलती कर दी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, सॉरी। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है ना आई एम हियर, मतलब रियलिटी में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। जैसे कोई बर्ड देखा जा रहा है, कोई मछली है, एक बर्ड को देख रही है, ये मछली ये बर्ड है। ठीक है, ये है बर्ड और ये है फिश। ओके, तो इसकी रियल हाइट क्या होगी, अब इसको हम हाइट बोलेंगे ना, डेप्थ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइट। ऊपर मेजर कर रहे, सरफेस के ऊपर मेजर कर रहे तो उसको हाइट बोलेंगे, सरफेस के नीचे मेजर करेंगे तो डेप्थ बोलेंगे। तो रियल हाइट तो इतनी थी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपीयर यहां पे हो रहा है, मतलब अपेरेंट हाइट दिखाई यहां पे दे रहा है, तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे शिफ्ट, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे शिफ्ट। ठीक है, फॉर्मूला अभी भी वही है। क्या होता है फॉर्मूला एच रियल एंड एच अपेरेंट का, एच अपेरेंट इज इक्वल टू एच रियल डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू आई मीडियम। तो एच रियल, एच रियल लेटस से कि एच रियल है 10 सेंटीमीटर, एच रियल कितना है अपना 10 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा था हमने, ऑब्जेक्ट रखा था हमने एयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और आई, आई मतलब देखा कहां से जा रहा है, वाटर से, वाटर से मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वो लिख देता हूं ऊपर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट वैक्यूम तो 1 ले लेंगे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है इट इज 1.5, तो ये 10 इंटू 1.5 मतलब कितना आएगा 15। तो ये 10 सेंटीमीटर था एच रियल, लेकिन एच अपेरेंट कितना मिला, ऑब्जेक्ट दिखाई कहाँ पे दिया, ये जो बर्ड था ये दिखाई कहाँ पे दिया फिश को, 15 सेंटीमीटर हाइट पे दिखाई दिया। तो उसकी शिफ्ट कितनी हुई ऊपर, 5 सेंटीमीटर। तो इस शिफ्ट को कैसे निकालोगे, अपेरेंट माइनस रियल करोगे या रियल माइनस अपेरेंट, अपेरेंट माइनस रियल करोगे, एच अपेरेंट माइनस एच रियल करोगे। ठीक है, और फिर इस एच अपेरेंट को कैसे रिप्लेस करना होता है, वो तो सबको, दोनों केस को, सबको मतलब केस 1 एंड केस 2 दोनों को सेम ही फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, एच रियल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू आई मीडियम माइनस एच रियल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एच रियल कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में बन रहा है 1 - 1/μ। वहां पे क्या बना था केस 1 के लिए, पिछले केस में क्या बना था देखते हैं। पिछले केस में बना था 1 - 1/μ, और केस 2 में क्या बना है 1/μ - 1। तो हमने गलती कर दी यहाँ पे शायद, यहाँ पे शायद हमने गलती की है। हम्म, देखो गलती समझ में आ गई मुझे। ये एच रियल जब कॉमन आ जाएगा ना, एच रियल जब कॉमन आ जाएगा तो पहले बनेगा 1/μ, एच रियल इन द ब्रैकेट, पहले क्या बनेगा 1/μ, फिर माइनस। केस 1 में बना था 1 - 1/μ, केस 2 में बन रहा है 1/μ - 1। ठीक है, यहाँ पे एच अपेरेंट माइनस एच रियल किया गया है,
और पुराने केस में, केस वन में क्या करना था, रियल माइनस अपेरेंट। पुराने केस में है रियल माइनस अपेरेंट, नए केस में है अपेरेंट माइनस रियल। सही है, जो डिस्टेंस ज्यादा है माइनस जो डिस्टेंस कम है, ऐसे करना, अकॉर्डिंगली करो। आसान है, आप सिर्फ एच अपेरेंट एंड एच रियल का फॉर्मूला याद रखो, जो दोनों केस में सेम। अपेरेंट माइनस रियल करना है या रियल माइनस अपेरेंट करना है, ये आपको दोनों केसेस को देख के समझ में आएगा। कोई डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट अगर होगा, कोई डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट अगर होगा, जो कि केस वन थी, तो वो थोड़ा सा नजदीक आ जाएगा बाउंड्री के। ठीक है, तो एच अपेरेंट जो होगी वो थोड़ी कम होगी, थोड़ी कम होगी रियल्स। यहाँ पे डेप्थ जो मिलती है वो थोड़ी कम करके मिलती है, एक्चुअल डेप्थ ज्यादा होती है एंड जो अपेरेंट डेप्थ होती है वो थोड़ी कम होती है। तो इन शॉर्ट, डेप्थ को डिक्रीज करके दिखाया जाता है, और हाइट जो होती है वो बढ़ा के दिखाई जाती है। तो हाइट बढ़ा के दिखाई जा रही है एंड जो डेप्थ है वो कम करके दिखाई जा रही है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 22। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ वन एज सीन बाय टू एंड डिस्टेंस ऑफ टू एज सीन बाय वन। इस क्वेश्चन में डायग्राम भी देनी थी, डायग्राम दे देते हैं। ये डायग्राम मुझे ऐसे बनानी है। तो ये जो है, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये जो है ये भी है 4 सेंटीमीटर। दोनों डिस्टेंसेस हम कितने लेते हैं, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऐसे ले लेंगे। ठीक है, अब डायग्राम तो दी नहीं है, तो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडाइसेस ले लेंगे। डिस्टेंस ऑफ वन एज सीन बाई टू, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे। तो ये 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो ले लेते हैं 2, और 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं 3। हम्म, ओके। अब देखो क्या करेंगे, अब 1 के परस्पेक्टिव से देखें। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ वन एज सीन बाय टू। एज सीन बाय टू मतलब 2 के परस्पेक्टिव से। चलो, तो केस वन में 2 के परस्पेक्टिव से देखेंगे, तो ये बनेगा आई और ये बनेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बनेगा आई और ये बनेगा ऑब्जेक्ट। तो अब क्या करेंगे, तो ये जो डेप्थ है, इसको डेप्थ बोलेंगे या हाइट बोलेंगे, कुछ भी बोलो, इसको आप एच रियल बोलोगे इन शॉर्ट। तो ये जो एच रियल है और एच अपेरेंट है वो देखेंगे। अब ये जो मीडियम है ये क्या है, रेयरर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेयरर में है। और आई कहाँ पे है, किस मीडियम में है, डेंसर। आई कहाँ में है, कहाँ पे है, डेंसर मीडियम में। आई इज इन द डेंसर मीडियम। तो आप ये जो एच रियल है, पहले इसको, इसका यूज करके कैलकुलेट करो कि एच अपेरेंट क्या है, ऑब्जेक्ट वन जो है वो कहाँ पे दिखेगा। तो एच अपेरेंट का फॉर्मूला होता है एच रियल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू आई मीडियम। तो एच रियल कितना है, 4 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मीडियम कौन सा है, ये वाला, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना लिया है, 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम, पहले ऐसे लिखते हैं चलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आई, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई, ये ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच इट इज व्यूड, तो ये कितना होगा 3, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट वाला कौन सा, क्या ऑब्जेक्ट वाला कितना है 2, ऐसे। तो ये कितना हो रहा है 6, तो 6 सेंटीमीटर हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे।
ये 4 सेंटीमीटर था, लेकिन दिख कहाँ पे रहा है, 6 सेंटीमीटर पे दिख रहा है। ये रेयर में है ना, तो हाइट या फिर जो डेप्थ है, जो डिस्टेंस है बाउंड्री से, वो बढ़ा के दिखाया जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर रेयर में होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये 6 सेंटीमीटर दिखेगा। तो ये 6 और ये जो एक्चुअली 4 था, ये इसका तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि आई और ये डिस्टेंस तो सेम ही है। तो ये 4 प्लस ये जो सेकेंड मीडियम में जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। ये 4 प्लस ये 6 बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब डायग्राम मिसिंग है ना, तो ये आंसर तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड केस में करेंगे, ऑब्जेक्ट ऊपर शिफ्ट करेंगे। बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहेंगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अब इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, रखेंगे, और इस पोजीशन में आय होगा। और ये है बाउंड्री से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, इसको हम बोलेंगे एच रियल। तो एच अपेरेंट कैसे निकालेंगे, एच अपेरेंट का फॉर्मूला होता है एच रियल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू आई मीडियम। यहाँ पे आएगा एच रियल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई मीडियम। तो ये ऊपर चला जाएगा। तो एच रियल कितना है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। और आई कहाँ से देखा गया है, यहाँ से। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। ऑब्जेक्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, तो ये बन रहा है 8/3। तो ये 8/3 बन रहा है, मतलब कितना बन रहा है, 2.66 बनेगा। तो एक्चुअली 4 था, डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, तो थोड़ी सी हाइट ये या फिर डेप्थ जो है, हाइट बोलो डेप्थ बोलो जो भी आपको बोलना है, ये थोड़ी कम करके दिखाई जाएगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा। ये होगा आपका 8/3 या फिर 2.66। ठीक है, 8/3। ये 4 सेंटीमीटर तो एज इट इज रहेगा। और ये जो शिफ्टिंग हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो ये जो है आपको अपेरेंट हाइट या फिर डेप्थ जो भी इस केस में आप बोलोगे, ये दोनों को ऐड करो। तो आंसर कितना आएगा, 4 प्लस ये जो 8/3 है। तो ये देखो कितना आता है, 12 + 8, मतलब ये हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.66। तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 6.66 हो। पहले केस में आया अपना ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 6, 10 आया था। तो 4 + 6 वाला आंसर कितना आया था, पहले केस में 10 आया था, और दूसरे केस में कितना आ रहा है, नीचे वाला 4 और ऊपर वाला 8/3, ये ऐड करके 6.66 आ रहा है। तो ये आंसर्स दोनों मॉडिफाई हो जाएंगे। ठीक है, फाइन। अब इस लेक्चर में हम यहीं पे रुकते हैं, बाकी सारे इस टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।